आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कल ह्यूस्टन में मेगा शो के बाद आज न्यूयॉर्क यूएन के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। क्लाइमेट एक्शन समिट पर होना है कार्यक्रम। पर्यावरण बचाने के लिए उठाए गए कदमों की होगी चर्चा। भारत में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के आईएसआई ने बनाया खुद का आतंकी विंग। दाऊद इब्राहिम को दिया हथियार सप्लाई करने का ठेका। सूत्रों के हवाले से खबर, दाऊद के गुर्गे कराची में 15 आतंकियों को सिखा रहे हैं हिंदी। त्योहारों से पहले भारत को दहलाने की फिराक में पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार से भारत में 60 से ज्यादा आतंकी घुसने में हुए कामयाब। कश्मीर पर सरकार का नया एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, घाटी में बंद 50,000 मंदिरों को कराया जाएगा सर्वे। मरम्मत के बाद दर्शन पूजन के लिए खोले जाएंगे घाटी के सारे मंदिर। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए हिजबुल के 3 आतंकी। किश्तवाड़ में बीजेपी और संघ नेता की हत्या के हैं आरोपी। किश्तवाड़ के ही रहने वाले हैं आतंकी निसार, निशाद और आजाद हुसैन। गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनगणना भवन का शिलान्यास। कहा, पासपोर्ट, आधार, वोटर कार्ड से मिलेगी आजादी। सबको मिलाकर एक नए आईडी कार्ड का दिया प्रस्ताव। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के साथ बदसलूकी का विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोग पलायन को मजबूर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से तिहाड़ जेल में मिलने पहुंची सोनिया गांधी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी थे साथ। चिदम्बरम और उनके बेटे ने जताया आभार। आईएनएक्स मीडिया केस में न्यायिक हिरासत में गए हैं चिदम्बरम। 178 साल पुरानी टूर कंपनी थॉमस कुक हुई बंद। दुनिया भर में फंसे 1.5 लाख सैलानियों को निकालने में जुटी ब्रिटिश सरकार। 22,000 लोगों की नौकरी पर खतरा। भारत में थॉमस कुक ग्रुप पर नहीं कोई असर। 2012 से भारतीय ग्रुप का हिसाब किताब है अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी समारोह जो ह्यूस्टन में आयोजित किया गया, वहां पर जिस तरह से एक दोस्ती दिखाई, ये बताती है कि दो सभ्यताएं किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलती हैं। 50,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग इस सभा में मौजूद थे और कोई भी गंदगी, कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती दिखाई दी। लेकिन बाहर कुछ पाकिस्तानी मूल के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए, इसे कहते हैं दो देश और दो सभ्यता का भेद। हिंदुस्तानी मूल के लोग बड़े आराम से कार्यक्रम में गए, हिस्सा लिया, वापस आए, कोई तमाशा नहीं, कोई गंदगी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तानी मूल के कुछ एक लोग विरोध कर रहे थे और विरोध के बाद उन्होंने ह्यूस्टन के उस स्टेडियम के बाहर जो गंदगी फैलाई, वो बताती है कि आज पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी है। ह्यूस्टन गवाह बना दो लोकतांत्रिक देशों के करीब आने का, उनके साथ साथ चलने का और आतंक पर करारा प्रहार का। ह्यूस्टन में स्टेडियम के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत और भारतीयों की तारीफ कर रहे थे। वहां से दुनिया को बता रहे थे कि कैसे भारतीय अमेरिकी समाज को सशक्त बना रहे हैं। Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. तो वहीं इससे जले भुने ह्यूस्टन में रहने वाले पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ह्यूस्टन से आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। जब पाकिस्तानी मोदी के मेगा शो का विरोध नहीं कर पाए तो उन्होंने ओछी हरकतें शुरू कर दी। कुछ पाकिस्तानी स्टेडियम के बाहर पहुंचे और वहां कूड़े के ढेर लगा गए। वहां काले और सफेद प्लास्टिक थैले में भरा कूड़ा फैला गए। जगह जगह फैले कूड़े पाकिस्तानियों की काली करतूत का नतीजा है। एक तरफ आम पाकिस्तानी ने अपने मुल्क को शर्मसार किया तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मोदी के मेगा शो को खुंदक में फ्लॉप शो बता डाला। शायद फवाद ने यह नहीं देखा कि स्टेडियम में एक दो नहीं 50,000 लोगों की भीड़ थी। वहां का कोना कोना भरा हुआ था। दो ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अमेरिका के तमाम प्रतिष्ठित लोग इस पल का गवाह बनने में फख्र महसूस कर रहे थे।
लेकिन इमरान कैबिनेट के चांद नवाब नाम से मशहूर पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी को यह फ्लॉप शो नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद फवाद को सोशल मीडिया में ही लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें पाकिस्तान की हैसियत दिखाई, जिसमें मोदी के अमेरिका पहुंचने पर रेड कारपेट बिछे नजर आए तो अमेरिका पहुंचे इमरान खान के लिए 1.5 बाई 2 फुट का एक डोर मैट रखा हुआ था। वैसे अमेरिका में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीएम की हैसियत का अंदाजा बताने के लिए ये डोर मैट ही काफी है। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान की ओर से पैसे की पेशकश करने के बावजूद इमरान खान के स्वागत के लिए अमेरिकी प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नहीं आया। टीम न्यूज़ नेशन। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं कि कल अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी एक जासूस के साथ खड़े थे। एक ऐसा जासूस जो FBI के आरोपों के तहत 2 साल तक अमेरिका में जेल की सजा भुगत चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एक सजा याफ्ता जासूस के साथ दिखे और यह बताता है कि आज पाकिस्तान किन लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पैदा करने वाले देश के काले चेहरे का पर्दाफाश कर रहे थे। तब भी अमेरिका में पाकिस्तान एक आतंकी समर्थक को साथ लेकर खड़ा नजर आ रहा था। ये तस्वीर उस पाकिस्तानी जासूस की है जिसे अमेरिका में जेल की हवा खानी पड़ी। ये वो शख्स है जिसे अमेरिका की FBI ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने पर पकड़ा था। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंड लेकर अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की। अमेरिका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी फई नाम का ये शख्स ठीक उनकी बगल में नजर आया। आतंक को बढ़ाने की साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI गुलाम नबी फई को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद यह शख्स 2 साल तक अमेरिकी जेल की हवा भी खा चुका है। बताया जाता है कि आतंकी गुलाम नबी कश्मीर में आतंक के लिए फंडिंग जुटाने का काम भी करता रहा है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, ये साफ हो गया कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि यही गुलाम नबी फई वो शख्स था जिसने ह्यूस्टन में PM मोदी के विरोध की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने जब इनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी, तब पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी फिर इसी गुलाम की शरण में पहुंच चुके थे। वैसे पाकिस्तान को दुनिया भर से मिली ठोकरों से नसीहत मिल जानी चाहिए कि UN महासभा में उसकी किसी भी हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा। लेकिन पिछले 3 दिन से पाकिस्तानी PM इमरान और कुरैशी न्यूयॉर्क में कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी साजिशें रचने में ही व्यस्त हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कहते ना जान जाए लेकिन वचन ना जाए। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ऐसा वचन दिया हुआ है अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए कि बालाकोट पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद भी पाकिस्तान एक बार फिर बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को न सिर्फ खड़ा कर चुका है बल्कि आतंकवादियों की एक बड़ी खेप तैयार रख चुका है जिसे वो हिंदुस्तान में भेजने को तैयार है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने किया है। अब आप समझ जाइए कि पाकिस्तान की वास्तविकता क्या है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है पाकिस्तान? क्या एयर स्ट्राइक का जख्म भूल गए हैं इमरान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने की खबर आई है और ये साजिश उसी बालाकोट में रची जा रही है जिसे वायुसेना के जाबाज जवानों ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। आतंक का नासूर बालाकोट के इसी टेरर कैंप से सिर उठा रहा है, हिंदुस्तान की तबाही का प्लान बना रहा है, जम्मू कश्मीर में हमले का ख्वाब देख रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट टेरर ट्रेनिंग कैंप को फिर से एक्टिव कर दिया है। इस आतंकी ठिकाने में आतंकियों की फौज को ISI और पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही है। बालाकोट के टेरर लॉन्च पैड पर करीब 500 आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सेना फिर से स्ट्राइक के लिए तैयार है।
Let me tell you, Balakot has been reactivated. That yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. At least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number, I would say. भारतीय सेना की तैयारी और ताकत पर कोई शक इसलिए भी नहीं है क्योंकि पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के बाद भारतीय वायुसेना के 12 मिराज फाइटर जेट्स 26 फरवरी को सीमा लांघकर पाकिस्तान में घुसे और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश के कई आतंकी मारे गए थे। अब पाकिस्तान उस टेरर कैंप को एक्टिव कर आतंकियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है ताकि उसके जरिए अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ा सके। टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिशें पाकिस्तान के लिए बहुत सफल नहीं होती दिखाई दे रही। जब जम्मू कश्मीर में दाल नहीं गल रही तो अब खालिस्तान को हवा देने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। करतारपुर कॉरिडोर शायद उसी का एक नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इसी के जरिए वो पंजाब के लोगों के दिमाग को एक तरह से ब्रेन वॉश कर सकता है। लेकिन इस बीच आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, जरा सा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। ड्रोन के इस्तेमाल के खुलासे से मची सनसनी। हथियारों का जखीरा, ये 5 ऑटोमेटिक राइफल, 16 मैगजीन्स, 472 राउंड गोलियां, .30 बोर की चाइनीज मेड 4 पिस्टल, उसकी 8 मैगजीन्स और 72 गोलियां, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन्स, 2 वायरलेस सेट, 2 मोबाइल और 10 लाख रुपए की नकली करेंसी। हथियारों का ऐसा जखीरा अब तक जम्मू कश्मीर में मिलता था, लेकिन अब हथियारों का ये जखीरा पंजाब के आतंकियों के पास से मिला है। पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस मामले की जांच अब NIA को सौंपी गई है, लेकिन शुरुआती तहकीकात में पुलिस को जो पता चला है उसके मुताबिक पकड़े गए आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैं। इनमें से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी बलवंत सिंह उर्फ बाबा को हथियारों की डिलीवरी हुई थी। इसके अलावा आकाशदीप सिंह, हरभजन सिंह और बलबीर सिंह नाम के 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। वो सेंसेशनल मामला जिसमें कि पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें और एक पहले से ही जेल में मौजूद जो इन आतंकवादियों का साथ दे रहा था, मान सिंह, इन 5 को आज अदालत में पेश किया गया, जहां पर कि इनको 3/10 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तरन तारण के चूहला गांव के पास से पकड़े गए इन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमले की साजिश रची थी, जो पाकिस्तान में छिपे बैठे रणजीत सिंह उर्फ नीता और जर्मनी में छिपे गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा उर्फ डॉक्टर के कहने पर प्लान रचा था। ये आतंकी पंजाब के गांव में बतौर स्लीपर सेल काम कर रहे थे, जिनका काम नौजवानों को रेडिकलाइज करना, भर्ती करना और फंड जुटाना था। पाकिस्तान की आर्मी और ISI लगातार साजिशें रच रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ वो सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब अन्य इलाके तलाशना शुरू कर दिए हैं। जो पंजाब में जो खालिस्तान का मूवमेंट जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अब उसको भी वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन आरोपियों से पता लगाने में जुटी हैं कि इनके तार और कहां-कहां से जुड़े हैं। पंजाब में खालिस्तानी आतंक की साजिश का भंडाफोड़ तब हुआ है जब 4 सितंबर को तरन तारण में एक खेत में बम बनाते वक्त धमाका हो गया था और 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले की तहकीकात में खालिस्तानी मॉड्यूल का पता चला। राजेश गिल, न्यूज नेशन, अमृतसर। और आइए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान किस तरह से दाऊद इब्राहिम की सेवाओं को एक बार फिर इस्तेमाल करना चाहता है। दाऊद इब्राहिम को इस्तेमाल कर पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाने के लिए एक नई खेप शुरू करना चाहता है। दरअसल कुछ ऐसे आतंकवादियों को अब रिक्रूट किया जा रहा है जो अच्छी हिंदी बोलते हों, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी जगह बना सकें, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत बड़ा है। यानी कि आखिरकार पाकिस्तान का ये एक इक्का फिर से काम आएगा, क्योंकि ये आतंकवादी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इमरान खान को नया आतंकी प्लान सूझ नहीं रहा। शिकस्त की खौफ में है जनरल बाजवा। सरगना हाफिज काम नहीं आ रहा। मसूद, लखवी नाकाम साबित हुए, क्योंकि कश्मीर में 50 दिन गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तानी आतंकी एक पत्ता इधर से उधर नहीं कर सके। तो अब पाकिस्तान की ISI ने खोल लिया खुद का टेरर ब्रांच।
सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तानी आईएसआई भारत में आतंकी हमले के लिए निजी आतंकी गुट तैयार कर रहा है। उर्दू समझ तो जाएंगे, पर जिस तरीके से वो भाषा इस्तेमाल करते हो आपको सब फट पता चल जाएगा कि आदमी बाहर का है। तो इसलिए उनको हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है मदरसे के अंदर, जिससे कि वो आराम से हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटीज कर सके। आईएसआई की जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ है उसके मुताबिक आईएसआई अपनी देखरेख में आतंकी बना रहा है। इनके लिए हथियारों की सप्लाई का ठेका दाऊद को सौंपा गया है। इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ का जिम्मा पाक की सेना का है। आतंकियों से हमले की जिम्मेदारी जैश सरगना मसूद अजहर के भाई राउफ को सौंपी गई है। दाऊद पाकिस्तान के कराची में लश्कर और जैश के 15 आतंकियों को हिंदी भाषा की कोचिंग दिलवा रहा है। दाऊद के लिए प्रोजेक्ट कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि इन आतंकियों की कोचिंग की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए दाऊद इब्राहिम ने इन आतंकियों की कोचिंग का इंतजाम अपने घर के पास ही कराची के एक मदरसे में किया है। आईएसआई की इसी पूरी साजिश का भंडाफोड़ दाऊद के लिए काम कर रहे गुर्गे ने कर दी है। भारत की खुफिया एजेंसी को पता चला है कि दाऊद के इशारे पर कराची में आतंकियों की कोचिंग चल रही है। क्लिफ्टन के डिफेंस हाउसिंग एरिया के पास एक मदरसे में 15 आतंकियों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। आतंकियों को हिंदी बोलना सिखाने के लिए डी कंपनी के कुछ गुर्गों को दुबई से कराची बुलाया गया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन आतंकियों की नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाई जा सकती है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह का एक नया बयान जो कि अपने आप में हम सबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 2021 में जनगणना होनी है। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये ऐलान कि एक यूनिवर्सल आईडी होना चाहिए, सिर्फ एक आईडी, एक पहचान पत्र जिसके आधार पर आप वोट कर सकें, जो आपके पासपोर्ट के लिए बुनियादी जरूरत बने, जो आधार कार्ड के लिए आपकी बुनियादी जरूरत बने। यानी कि कम से कम 10 या 15 आईडी कार्ड नहीं, सिर्फ एक आईडी कार्ड काफी है, जैसा कि अमेरिका या दूसरे देशों में सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए होता है। लेकिन सवाल ये उठता है गृह मंत्री जी कि अभी तक आधार का मतलब क्या था? क्या आधार वो यूनिवर्सल आईडी नहीं है? कुछ सॉफ्टवेयरों की निर्मित कर दे तो एक ही कार्ड में सबके सब कार्ड आ सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब कई सारे पहचान पत्र, आईडी और दस्तावेजों से आपको निजात मिल जाएगी। ना आधार कार्ड रखने की जरूरत होगी, ना पासपोर्ट और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। बैंक खातों के लिए अलग अलग पासबुक अब बीते दिनों की बात हो सकती है। मोदी सरकार एक कॉमन कार्ड योजना पर काम कर रही है। इसका खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। डाटा सूची अपने आप अपडेट नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। ये सारी अलग अलग एक्सरसाइजों को हमने समाप्त करने पड़ेगा। आधार कार्ड, मतदार कार्ड, अपने परिचय का कार्ड, ये सारी चीजें, ये जनगणना अगर ढंग से हो जाए, इसका डिजिटल फॉर्मेट हम ढंग से बना दे और कुछ सॉफ्टवेयरों की निर्मित कर दे तो एक ही कार्ड में सबके सब कार्ड आ सकते हैं। साफ है, मोदी सरकार अवैध अप्रवासियों को लेकर अपनी नीति पर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने 2021 में होने वाली जनगणना के लिए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की बात भी कही है, जिससे जनगणना में शामिल अधिकारियों को कागज और पेन लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। इसे बड़े डिजिटल रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह के मुताबिक 2021 की जनगणना के डेटा भविष्य के भारत की योजना का आधार होंगे। कॉमन कार्ड की योजना का मकसद ये है कि ये अपने आप अपडेट होता रहे। अवैध घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए एनआरसी की शुरुआत देश में हो चुकी है, जिसे मोदी सरकार पार्ट 2 में उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो अब कॉमन कार्ड के जरिए भी देश विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के लिए ऐसी ही नीति का ऐलान कर चुके हैं। Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. सरकार के इरादों से साफ है कि अब देश विरोधी तत्वों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, लेकिन कॉमन कार्ड पर आने वाला खर्च सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।